तो वक्त जोबा ये देखना पड़ेगा यार 11 अक्टूबर को क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्टार्स, क्या है ये। Another moment with us from the Congress Party, our very old friend Nasir Hussain साहब। नासिर हुसैन साहब नमस्कार। नमस्कार सर। How are you sir? How are you? कैसे हैं सर? अभी ऐसे लग रहा है कि जिम से अभी निकल के आए हैं। अभी जिम से आ रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्कआउट करके आ रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है। He has just done 150 पुशअप्स just now, 150 पुशअप करके, और अभी ये शो के बाद दोबारा जाकर के 200 कलअप्स करेंगे, जबरदस्त लगा है बिल्कुल। नासिर साहब, कांग्रेस की दो सवाल है आपके ऊपर है, व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट फर्स्ट, आप तय करें। एक तो 5 राज्यों के चुनाव जो हैं वो अनाउंस हो गए हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं पर्सनली चाहूंगा कि जो कांग्रेस ने स्टेटमेंट दी पैलेस्टाइन के ऊपर कल, उस विषय के बारे में जरा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। अगर वो आप बता सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। नासिर साहब बताएं। अच्छा, आप सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के जी हमास के ऊपर बात कर रहे हैं? हमास के ऊपर जी। ओके 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 राइट। ये इतना गंभीर क्वेश्चन है ना, इस पे बोलने के लिए भी कई बार सोचना पड़ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूं, क्योंकि जहां से दिल करे सर, जहां से दिल करे। ये ओपन फोरम है, यहाँ किसी को रोकते टोकते नहीं है हम लोग। बोलिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि इंडिया में क्या है, ज्यादातर इंफॉर्मेशन की कमी है। सिर्फ सोशल मीडिया के इंफॉर्मेशन से लोग अपनी राय को रख देते हैं, उन्हें ना पीछे की मालूम है ना आगे की मालूम है। जो उनको लगता है कि हर चीजों को एक कॉम से जोड़ के जब नजरिया देखने लगते हैं, इसकी वजह से सही आंसर सही व्यूअर तक आपके पहुंच नहीं पाता है। सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में यही कहा गया कि हम फिलिस्तीन के अस्तित्व की रक्षा करते हैं, हम उनके साथ हैं, उनके मजलूमों के साथ हैं, उन मुखलिसों के साथ हैं, ना कि हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप के साथ हैं जी। तो हमास को भी आप देखिए, यूनाइटेड नेशन का 2005 का, जब आपने ये बात छेड़ा है तो थोड़ा दूर तक चलते हैं, यूएन का चलिए आप। यूएन 2005 में उन्होंने ही एक रेजुलेशन पास किया था जनरल असेंबली में कि आप अपने जमीन के लिए आर्म्स और वेपन यूज कर सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशन ने ही उन टेररिस्टों को ताकत दे दिया जिसके वजह से उनके पास वेपन आ गया। हम उनके आतंकवाद का किसी पार्टी ने, कांग्रेस की किसी नेता ने सपोर्ट नहीं किया। हमास ने जो किया वो दरिंदगी है, उसे कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता। पर जो आम फिलिस्तीनियों पे जो हो रहा है वो भी एक गलत है, वहां के लोगों पे जो जुल्म हो रहा है। क्योंकि फिलिस्तीन का जो गाजा एक हिस्सा है, गाजा कोई बहुत बड़ा नहीं है, 10 किलोमीटर चौड़ा है और 40 किलोमीटर लंबा है। और हमास कितने हैं? सिर्फ 5,000 लोग हैं। सिर्फ 5,000 वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, वो टेररिस्ट ग्रुप के लोग हैं। जब 2 मिलियन, लगभग 20 लाख की आबादी, दुनिया की सबसे घनी आबादी जो सबसे छोटी जगह में रह रही है, उन 5,000 के वजह से उन 20 लाख लोगों को मार दिया जाए और हम खामोश रहे, ये क्या इंसानियत है? इसमें इजराइल और फिलिस्तीन की बात नहीं है, ह्यूमैनिटी की बात है, वो इंसानियत की बात है। उन बच्चों की क्या कसूर है, उन माँ की क्या कसूर है, उन औरतों की क्या कसूर है? आप टेररिस्ट पे अटैक करो, किसी ने कोई आप नहीं है। और आज भी हम इजराइल के उस जो कल आतंकवाद जैसा परसों हादसा हुआ, उसका हम लोग आज भी उसका मुखालफत करते हैं, वो गलत है। उसका किसी को हमारे पार्टी में किसी ने सपोर्ट नहीं रखा, ना सीडब्ल्यूसी ने किया। तो जनरल असेंबली जो यूएन की थी, उन्होंने ही इनको आर्म एक्ट देने का एक तरह से मुझे लगता है लाइसेंस दे दिया, और उनको इस तरह से आप अपने जमीन को कैप्चर करने का जो उनको वहां से हिम्मत मिलता है, जो वो दुनिया में बताते हैं कि यूएन का ही रेजुलेशन है कि आप आर्म्स उठा सकते हैं अपनी जमीन की रक्षा, तो वो इसकी दिहाई देती है। मगर हम आज भी बोलते हैं जो कल हुआ वो बहुत गलत है। उसको ना कांग्रेस पार्टी का, इंसानियत का कोई भी उसके फेवर नहीं कर सकता है जो उन्होंने किया। किसी भी बेकसूर को मारा जाए, हम उसके फेवर में नहीं है। पर हाँ, फिलिस्तीनियों को उनका जमीन मिलना चाहिए, फिलिस्तीनियों को उनको देश मिलना चाहिए। आप देखिए ना, थोड़ी सी मुझे लगता है यहाँ भी फिलिस्तीन की थोड़ी सी मुझे लगता है ना समझी रही होगी। जो 1948 का एक फैसला था यूएन का, उसे मान लेते तो शायद ये इतनी बड़ी दरिंदगी आज ना हो रही होती। उन्होंने 2 नेशन की जब बात हो गई थी 1948 में, तो अगर और यूरोसिनोम को एक इंटरनेशनल सिटी देने की बात हुई तो उस समय शायद
उन अरब लोगों को समझ में आई होती तो शायद ये दुनिया आज ये तमाशा ना देख रही जो आज हो रहा है। आज दोनों तरफ के लोग मर रहे हैं, चाहे वो इजराइल के हो या फिलिस्तीन के हो, मर तो Just a दोनों minute, just a लोग रहे minute. हैं। This is तो for our आज viewers. Nasir Saab, एक second. This is for our viewers. This was the special United Nations session which was held at Flushing Meadow. At that time, the UN building was not there. Flushing Meadow जो जगह है वहाँ पर UN session हुआ। वहाँ पर ये प्रपोजल आया कि यरूशलेम जो है उसको बिल्कुल वेटिकन टाइप एक स्टेटस दे दिया जाए, इंटरनेशनल सिटी बनाया जाए वहाँ पर, क्योंकि देखिए साहब, यरूशलेम इज अ सिटी विच इज होली एंड सेक्रेड to all three religions of that place, Judaism, Islam, Christianity, Judaism, Christianity and Islam, all three. The Arabs didn't agree. Let's be very clear. Number two, here it's very important to note when the Balfour Declaration came in the 1920s, carving out a state of Israel from Palestine. By the way, one of the first people, Pradeep ji, sunne wali baat hai, I think Nasir Saab may have read about it, I'm not sure. One of the first people actually to oppose it was Mahatma Gandhi. गांधी जी ने ये कहा यार फिलिस्तीनियों की जगह है, अरे फिलिस्तीनियों ने यहूदियों के खिलाफ कब काम किया ये तो बता दो। और उसके बाद बहुत लोगों का ये लॉजिक था कि अगर यहूदियों के खिलाफ जो कुछ भी हुआ है वो यूरोपियंस ने किया है तो वहां दे दीजिए ना, यहां पर क्यों दे रहे हैं? जी नासिर साहब बताएं। नहीं, मैं पूरी बात कह रहा था मगर आपने उसमें काफी सारी बात ऐड कर दी जो मैं कह रहा था उसे आपने ऐड किया। और जब फिलिस्तीनियों पे जब जर्मनी के अंदर हिटलर ने जो उनके साथ जो किया तो दुनिया ने कितनी मुखालफत की है, आज कितना यूनाइटेड नेशन उस पर मुखालफत करता है। आज उन अच्छा एक बात बताइए, चलिए यहूदियों के साथ तो जुल्म हुआ और अरब लोगों ने सपोर्ट किया और अरब लोगों ने उनको जगह दी, मगर क्या फिलिस्तीन में सिर्फ मुस्लिम ही रहते हैं? वहां तो क्रिश्चियन भी है। उन क्रिश्चियन फैमिली पे भी तो आज हमला हो रहा है, उन क्रिश्चियन लोगों पे भी तो आज अटैक हो रहा है, उनकी भी फैमिली जा रही है। जब तीनों धर्म आप देखिए एक ही रिलीजन से निकले हुए तीनों धर्म आप देखेंगे तो इनके बैक आप देखेंगे तो यहूदी, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब एक ही जगह से निकलते हुए लोग हैं, मगर फिर भी आज तक ये आपस में लड़ते ही रह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये लड़ाई रुकेगी कब ये जुल्म सितम की रात खत्म होगी। एक शेर मुझे याद आती है, ये दुनिया नफरत के आखिरी स्टेज पे है, इसके मोहब्बत के सिवा कोई इलाज नहीं है। ये बिल्कुल नफरत के आखिरी स्टेज पे, यहाँ सिर्फ मोहब्बत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आज क्या हो रहा है कि आप देख लीजिए हिंदुस्तान की तकरीबन मीडिया के रिपोर्टर आज देखेंगे इजराइल पहुंच चुकी है। यही सेम जुल्म मैंने कल से कई बार मैं मीडिया में बोला, कल से बोल रहा हूं, यही सेम जुल्म, यही सेम हालात औरतों के साथ, बच्चों के साथ मणिपुर में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। मीडिया वहां क्यों नहीं 24 घंटे की रिपोर्टिंग करती है? जो इजराइल को और हमास पे आज वहां भी टेररिस्ट की तरह ही अटैक हो रहा था, वहां पे औरतों पे यही जुल्म हो रहा था, पर मीडिया में बिल्कुल साइलेंस था, बिल्कुल सन्नाटा पस रहा था। कोई मीडिया चैनल 24 घंटा आज क्यों नहीं दिखा रहा है? आज क्यों इजराइल को इतना दिखाकर और फिलिस्तीन के झगड़े को क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे भी आप इसलिए दिखा रहे हैं कि दो कौम को एक तरह से आज जिस तरह सोशल मीडिया में हो रहा है, जिस तरह एक कौम से बट रही है, वो ऐसा आप दिखाने की कोशिश करें। So why were we not in Manipur, sir? ये बताएं। यही रिपोर्टिंग मणिपुर में किए होते। क्यों नहीं हुई? आपकी आइन इसलिए नहीं होती कि यहाँ पे आपको हिंदू मुस्लिम दिखाने को नहीं मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की कमियां दिख रही थी, वहां की सरकार की नाकामी दिख रही थी, सेंट्रल की नाकामी दिख रही थी, और जो मीडिया हाउस जो इस तरह से काम कर रही थी पेट के तरह, वो कैसे दिखाती थी कि वहां की औरतों पे क्या जुल्म हुआ, वहां महिलाओं पे क्या हुआ, वहां बच्चों पे क्या हुआ, क्यों एक समाज दूसरे समाज को मारने लगा, क्यों? ये सारी चीज तो वहां हो रहा था ना, ये मीडिया वहां रिपोर्टिंग करने नहीं पहुंचा। क्या बंद हो गया? मैं ये कहता हूं आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं रियली कहता हूं जितनी भी मीडिया हाउस इजराइल के लिए मैं सबकी तारीफ करता हूं, सब अपनी नेक काम, पर यही नेक काम अगर वो मणिपुर में भी कर रहे होते तो शायद मणिपुर के लोगों को इंसाफ मिल गया होता, वहां दंगा रुक जाता। आज जो घर आप बोल रहे हैं ना रुक गया, कुछ रुका नहीं है सर। आज भी रिपोर्ट आ रही है, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं रुका है बजाज भाई। आज भी वहां यूं ही घर लुटी जा रही है, औरतों की मुख्तलिफ इज्जत पे हमला हो रही है, समाज को मार रहा है, समाज टुकड़ों में बट गया है, कोई देखने वाला नहीं है ना। नासिर साहब आपने कहा हिंदू मुस्लिम आपने कहा, मगर आपको नहीं लगता कि गलतियां दोनों जगह है?
एक तो इस तरफ भी है, एक तरफ जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से जुलूस निकाला गया हमास के फेवर में, पैलेस्टाइन के फेवर में, तो क्या गलतियां इस तरफ भी है उस तरफ भी है और दोनों एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। आपको मैं आपके क्वेश्चन में दो सवाल आ जाता, हमास के लिए निकाले या फिलिस्तीन के लिए निकाला। वो अगर फिलिस्तीन के लिए निकालना कोई गलत नहीं है, फिलिस्तीन हमास नहीं है, पहले आप ये समझ लीजिए। हमास एक अलग है, फिलिस्तीन अलग है। फिलिस्तीन वेस्ट में भी है और इधर भी है। आप दोनों को मिलाइए मत कि आप फिलिस्तीन, आप हमास को ही फिलिस्तीन समझ लेंगे तो फिर फिलिस्तीन के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, वहां की ह्यूमैनिटी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, वहां के बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, वहां औरतों पे जो जुल्म हो रही है वो नाइंसाफी। आप बताइए 5,000 हमास के लोग हैं, सिर्फ 5,000, और 2 मिलियन लोग रहते हैं। वो 2 मिलियन लोगों के लिए नहीं सोचना चाहिए? यूनाइटेड नेशन ने बहुत अच्छी कल बात है कि ह्यूमन कॉरिडोर बनाओ, वहां से उन लोगों को निकालो जो उनको, पर वो तो कोई आप फिर ह्यूमन राइट पे भी कल गलत बोला है पैलेस्टीनियन के लिए। अगर मैं बोलता हूँ तरह से होनी चाहिए। नासिर साहब, वहां जो आपने बोले कि पैलेस्टीन के लिए निकालना होगा, बट क्या जो बच्चे इजराइल के बच्चे जो मरे हैं, उनके गर्दन काटे गए, वुमन को रेप किया गया, उनके लिए मोर्चा निकाला या जुलूस निकालते या दोनों के लिए अमन के लिए निकालते? मैं क्या कह रहा हूँ सर, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। हमास की पूरी मुजम्मत कर रहा हूं, पूरी मुखालफत कर रहा हूं। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम किया, उसकी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है। जो हम इजराइल के उस जिस तरह से हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। हम पूरी इजराइल के साथ हैं, हम फिलिस्तीनियों के भी साथ हैं, हम दोनों के साथ हैं। आप अगर एक आंख को फोड़ोगे, दूसरा आंख फोड़ोगे तो दुनिया में किसी का आंख ही नहीं बचेगा सर। एक आंख के बदला दूसरा आंख लेना शुरू कर देंगे तो कोई आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं कहता हूं अलीगढ़ में अगर स्टूडेंटों ने फिलिस्तीन के लिए निकाला तो गलत नहीं किया, पर उनके साथ इजराइल को भी सपोर्ट करते तो और मैं शाबाशी उनको करता, पर हमास को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता हिंदुस्तान के अंदर ना। मुझे लगता है जिसके अंदर इंसानियत होगा कोई भी हमास। But this thing has to be made clear. Wait a minute. Nasir साहब, just one second. I know you are speaking in flow. नासिर साहब एक सेकंड प्लीज। कांग्रेस की जो स्टेटमेंट आई है उसको बीजेपी बार बार दोहरा रही है कि देखिए कांग्रेस जो है एक बार फिर आतंकवादियों के साथ खड़ा है। ये डिस्टिंक्शन जो आप कह रहे हैं, डिस्टिंक्शन जो आपने की कि हमास इज सेपरेट, पैलेस्टाइन इज सेपरेट, दैट इज समथिंग व्हिच मस्ट कम फ्रॉम द कांग्रेस। पीपल लाइक यू मस्ट स्पीक मोर ऑफन अबाउट इट। जी नासिर साहब बोलिए। सर मुझे लगता है बीजेपी के लोगों को है ना अक्ल में गोबर भर गया। मेरा एक हार्ड अल्फाज बोलता हूँ, उनके पास अक्ल नहीं है। शायद वो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पढ़े होंगे, शायद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते ना तो इस तरह की बात नहीं करते। बीजेपी के प्रवक्ताओं को पढ़ने का काम नहीं है ना, सिर्फ सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन। आप बताए 7 शेड्यूल आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलते हैं हमारे हिंदुस्तान का, क्या कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो भी भारत सरकार विदेश पे फैसला लेगी हम उसके साथ रहेंगे, स्टेट यूनियन के साथ रहेंगे। तो हम कैसे सरकार के खिलाफ जाएंगे? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, आर्टिकल 246 बोलता है। यानी बजाज भाई आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे लोगों में है, आप अच्छे पत्रकारों में है, हमारा 7 शेड्यूल क्या कहता है कि हम विदेश नीति में भारत की सरकार के साथ हो। जो भारत की सरकार ने इजराइल का फैसला लिया हम उसके साथ हैं। हमारे कांग्रेस ने कब बोला है CWC के मीटिंग में कि हम भारत की सरकार के इस फैसले के मुखालफत करते हैं, हम फिलिस्तीन इजराइल के साथ नहीं है, हम फिलिस्तीनियों के मुफलसी के साथ हैं, उन जो बेगुनाह मारे जा रहे उनके साथ है। फिलिस्तीन एक स्वतंत्र कंट्री बने उसके साथ है। मगर आप दो चीज को अलग कर देंगे तो फिर बात पूरी नहीं हो पाएगी। हम कहना क्या चाह रहे हैं, वो दिखाना क्या चाह रहे हैं। यहां उनको एक कौम को टारगेट करना है कि वो मुस्लिम है, ये यहूदी है, यहूदी को हिंदुइज्म में बदल दो। ये नहीं है बात, इंसानियत की है बात, एक ह्यूमैनिटी की है बात। यूएन भी कर रहा है बात, कांग्रेस भी कर रही है। हम किस तरह से उसकी मुखालफत करेंगे? किसने कहा कि हम सबको हम सपोर्ट करते हैं? किस कांग्रेस के लोगों ने बोला? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल करिए, कब हमने हमास की सपोर्ट की है? हमने कभी हमास की सपोर्ट नहीं की है, ना कभी कर सकते। पर फिलिस्तीन के आजादी के हम सपोर्टर रहे हैं, ये हम नहीं रहे, महात्मा गांधी भी रहे। उनको उनकी हक मिलना चाहिए, इसमें कौन सी गलत है? क्या ये अगर वो फिलिस्तीनी गलत है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां गए थे क्या नहीं गए थे?
दो नेशन वहां गए, इजराइल भी गए तो फिलिस्तीन भी गए ना जी। तो क्या वो गलत किया? तो हम फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं ना कि हमास को सपोर्ट करते हैं। आप हमास को फिलिस्तीन बना रहे हैं तो ये हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, ये उनके बोलते हैं, उनके दिमाग में अक्ल नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन से बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े थोड़ा, आर्टिकल 246 क्या बोलता है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, भारत का एक इंसान भी नहीं जा सकता, शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ही जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन साफ बोलता है कि विदेश नीति में भारत की सरकार की जो फैसला होगा उसके साथ पूरी देश रहेगी, तो हम कैसे उसके खिलाफ जाएंगे? तो शऊर नहीं है बोलने का कि एलिगेशन लगाने से पहले उनको सोचना चाहिए हम कौन सी पार्टी है। हम क्रांतिकारी पार्टी है, हम देश के लिए लड़ते हैं, जीते भी देश के लिए है, मरते भी देश। हमारे दो प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए शहादतें दी है, हम पे उंगली उठाते हो। तुम हिंदू मुस्लिम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। हमने कभी हिंदू मुस्लिम करके हमने सेकुलर की राजनीति की है। जी, इंडिया's foreign policy with regard to Palestine has remained consistent. It has been there right from day one that the Palestinians deserve a homeland of their own और उनको एक स्वतंत्र देश मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत की विदेश नीति कंसिस्टेंट रही है 1947, इनफैक्ट 1936 से लेकर अभी तक, नॉट इवन 47, आई एम टॉकिंग अबाउट 1936। चलिए, ये तो बात रही फिलिस्तीन की। सर, अब आपको शुभकामनाएं, मुबारक हो, आप कारगिल में हिल काउंसिल में जीत गए, राहुल गांधी जी की मोटरसाइकिल की यात्रा के बाद बाकी 5 स्टेट की इलेक्शन भी अब अनाउंस हो गई हैं। तो अब ये बताइए कितने स्टेट आप जीत रहे हैं सर, ये बता दीजिए नासिर साहब। इसमें ये क्वेश्चन ही अजीब सा है कि हम कितने स्टेट जीत रहे हैं। हम टोटली स्टेट जीत रहे हैं। आप कोई भी सर्वे उठा ले, कोई भी सर्वे उठा ले, तेलंगाना में हम आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम आ रहे हैं, राजस्थान में हम आ रहे हैं, आप देखिए मिजोरम में तकरीबन हम लोग आ रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ में हम आ रहे हैं, तो ये है कहां? इनकी पूरी दुनिया लूट चुकी है। मोदी सरकार की नाकामियां जनता जान चुकी है, उनकी हर, क्योंकि ये झूठ बार बार बोलते हैं ना, झूठ की कढ़ाई बार बार नहीं चढ़ती, एक बार ही चढ़ती। अब वो कढ़ाई लोगों ने देख ली है, लोगों को अब इनकी झूठों के अफसानों में नहीं आना है। अब ये दुनिया एक अलग रास्ते में जाएगी, एक तरक्की याफ्ता की तरफ जाएगी, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा कि 500 में सिलेंडर देंगे तो दे रहे हैं, हमने कहा ओपीएस ओल्ड पेंशन लागू करेंगे तो हम कर रहे हैं, हमने कहा महिलाओं को 1500 रुपए महिला हर महीने देंगे तो दे रहे हैं, बिजली बिल बोला माफ करेंगे तो किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं, इनके पास कहने को कुछ नहीं है, बोलने को बहुत ज्यादा है। तो आपसे बोलते रहिए, हम काम कर। राहुल गांधी जी ने दिखा दिया, जब 4500 किलोमीटर का यात्रा किया तो लोग हंसते रहे कि ये शहजादा है, ये चल नहीं पाएंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो हमने उस वक्त कहा था हम इस आंधी के साथ नहीं है, हम वक्त के गांधी के साथ हैं। तो उस गांधी ने दिखा दिया कि हम क्या है, क्योंकि इनको गांधी के विचारों से नफरत है। इन्होंने जब महात्मा गांधी जिंदा थे तो उनके शरीरों पे गोली से छलनी कर दी। जब आज महात्मा गांधी नहीं है तो उनके विचारों को मारने का काम किया जा रहा है। जब महात्मा गांधी आंदोलन चला रहे थे, उस आंदोलन को कुचलने का काम किया जा रहा था। तो ये 5 राज्यों के लोग ने जान चुके हैं, ये नेहरू की देश है, ये पटेल की देश है, ये अब्दुल कलाम आजाद की देश है। ये लोग जान चुके हैं कि ये 5 राज्यों की जनता हमें अपने विकास के लिए वोट देगी, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट देगी, अपने आने वाली जनरेशन के लिए वोट देगी। इसलिए हम ये 5 राज्य जीत रहे हैं बजाज भाई, ये मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ। इंक्लूडिंग तेलंगाना, वेट अ मिनट, आई वांट टू नो, इंक्लूडिंग तेलंगाना? यस श्योर, व्हाई नॉट? तेलंगाना भी, क्यों नहीं जीतेंगे सर, क्यों नहीं जीतेंगे? तेलंगाना में आज देख लीजिए, आज का ही जब हमारी अगेंस्ट जैसी चैनल जो हमारे खिलाफ जाती है, वो हमारे सर्वे में मुझे जिता रही है, तो वहां की बताइए, वहां की आवाम कितने हमसे आगे होगी? यानी वो जो हमारे प्रो बीजेपी है, वो हमें प्रो बीजेपी चैनल हमें जिता रही है। तो आवाम तो हमारे साथ है, हमें मालूम है। मैं पहले भी कहता हूं, मैं किसी भी सर्वे पे हमें ज्यादा यकीन नहीं होता। हमें अपने जनता पे, हमें अपने आवाम पे, हमारे अपने कार्यकर्ताओं पे, हमें अपने नेताओं पे भरोसा होता है कि हम वहां जीत रहे हैं, तो हम 100% जीतेंगे। जबरदस्त। बीजेपी कंटिन्यूसली अभी पिछले 3-4 दिनों से लगातार ये प्रोजेक्ट कर रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और राष्ट्र सुरक्षा
में बीजेपी के पास कांग्रेस फेल है। उनका कहना है कि हम मजबूत सरकार है और कांग्रेस के मजबूर सरकार थे। वो बार बार 26/11 रिटेलिएशन नहीं हुआ, 2008 में दिल्ली ब्लास्ट हुआ, कांग्रेस मौन रहे, बाटला हाउस एनकाउंटर, ये पूरे बीजेपी के टोटल सोशल मीडिया ट्विटर में चल रहा है। बाटला हाउस एनकाउंटर हो गया तो कांग्रेस आतंकवादियों के लिए रोने लगे, और हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक किए, जब ये पुलवामा हुआ तब बालाकोट स्ट्राइक किए, हमने रिटेलिएशन किया, मगर यूपीए सरकार ने कभी रिटेलिएशन नहीं किया। तो राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रवाद में कांग्रेस कहीं पर नहीं है। तो हाउ यू गोइंग टू, बिकॉज आज जो माहौल चल रहा है, आज माहौल में यही मींस वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि ओनली बीजेपी कैन गिव यू नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनलिज्म। ठीक है, आपने टेररिस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के जो मुद्दा उठाई है, मैं 2-3 मिनट बोलूंगा इस पे। जी बोलिए बोलिए, और आपकी पूरी क्वेश्चन आ जाएगी कि मोदी सरकार बोलती है कि हमने आतंक फ्री देश को कर दिया है। तो मैं थोड़ा काउंटिंग करना शुरू करता हूँ। बैंगलोर ब्लास्ट 28 दिसंबर 2014, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए हुआ या हमारे रहते हुए? जम्मू पे हमला 20 मार्च 2015, मणिपुर पे हमला 4 जून 2015, गुरदासपुर हमला 27 जुलाई 2015, पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016, पंपरू पे हमला 25 जून 2016, कोकराझार हमला 5 अगस्त 2017, उड़ी हमला 18 दिसंबर 2016, बरमूला हमला 3 अक्टूबर 2017, हंदवाड़ा हमला 6 अक्टूबर 2016, नारगोटा आर्मी बेस हमला 29 दिसंबर 2016, सुकमा हमला 24 अप्रैल 2017, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बम विस्फोट 7 मार्च 2017, अमरनाथ यात्रा पे हमला 11 जुलाई 2017, सुंजवाना हमला 10 फरवरी 2018, डेल्टावाला हमला 9 अप्रैल 2019, गुडरिल्ला नक्सली बमबारी 1 मई 2019, सुकमा हमला 13 मार्च 2018, पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019, जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड हमला 7 मार्च 2019, कश्मीर पे हमला 12 जून 2019, डिब्रूगढ़ चरवारा बम विस्फोट असम का 26 जनवरी 2020, HMT श्री सिंह आतंकी हमला। कितना सारा आतंकवाद है सर, मैं कितना काउंट करूं सर, आप देखिए पेज भरा हुआ आपका। ये मैं काउंट करूंगा तो आपकी पूरी प्रोग्राम खत्म हो जाएगी सर। हम पे नेशनल सिक्योरिटी की हमला बात ना करो कि आपने कितने हमला हम पे। आप बटला हाउस की बात करते हो, बटला हाउस में अगर हमने बटला हाउस के कातिलों को सजा दी तो हमने दी। किसने कहा कि हमने रोया? ये तुम्हारा प्रोपेगेंडा है झूठ का। क्या तुमने देखा सोनिया गांधी को रोते हुए? ये किसने देखा? आप सलमान खुर्शीद ने कब बोला मुझे नहीं मालूम। सलमान खुर्शीद के एक बयान को बार बार रिपीट करते हो तो आप सच्चाई आके सामने दिखाओ। अरे हमने आतंकियों पे जो हमला किया है वैसा हमला आप कभी कर नहीं सकते। हमने टेररिस्ट फ्री करने का काम किया, आपने तो जीएसटी लाया, नोटबंदी लाया, गरीबों को आप बोलते हो ना सिर्फ उसको ही एक टेरर अटैक की तरह का ये चीज। आप नोटबंदी और जीएसटी के लोग रोडों पे मरने लग गए, ये आपका देशभक्ति है? अरे हमने जो देश के लिए किया वो दुनिया जानती है। हमने इस देश को बचाने के लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आपको हम पे नेशनल सिक्योरिटी का इल्जाम लगाते हो। आप बोलते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक आज आपने कैसे कह सकते हो कि कश्मीर जो आजाद पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान का हिस्सा है? वो तो हमारा हिस्सा है, हमारा कश्मीर का हिस्सा, हमारा भारत का मूल हिस्सा है। आप उसके अंदर हमला करते, यानी हमारी ही जमीन है वो कोई पाकिस्तान की जमीन नहीं है, वो हिंदुस्तान की जमीन है जहां आपने बम मारा। तो आप कैसे कहते हो कि आपने दूसरे के देश में जाके वो आपके बहादुरी हम उस दिन गिरते, उस दिन पूरा पीओके को कश्मीर में मिला देते, तब आप बात करते। आपने नेशनल सिक्योरिटी पे हमसे बात करने का हक नहीं है। अगर बात करना है तो पूरा बात करो और हम पूरी चिट्ठा करेंगे। आप हम पे कहीं टिक नहीं पाओगे कि हम देशभक्त क्रांतिकारी पार्टी है। हम चाइना से जमीन छीन के लाते हैं। आपने कौन सा चाइना से जमीन छुड़ा के लाया है? कौन सा सिक्योरिटी की बात करते हो? हमारे जवान शहीद हो गए, आप कौन सी बात करते हो? कौन सा नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हो? हमारे देश में आके चाइना बैठा है, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, आप बोलते हो नेशनल सिक्योरिटी की। कौन सी नेशनल सिक्योरिटी? आप बताइए बजाज भाई, राजीव भाई, आप बताइए कौन सा नेशनल सिक्योरिटी? पूछ के बताइए। एक चीज तो है, कारगिल में जब हाल ही में राहुल गांधी पहुंचे थे तो वहां के जो गडरिये हैं उन्होंने उनसे बात करी थी
और उन्होंने उनको ये कहा था कि यार हम जहां भेड़ें चराया करते थे वहां पे आजकल चाइना बैठा हुआ है। चाइना बैठा जी, तो राहुल गांधी साहब ने जब ये कहा कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी है जी, तो राहुल गांधी साहब ने कहा तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। तो अब हिल काउंसिल ने जो अब वोट दे दिया राहुल गांधी को, अब मुझे लगता है लोगों को जरा गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन ये बताओ मुझे, ये मिस्ट्री है यार। नासिर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ी सी मिस्ट्री मेरे लिए, बीजेपी से ये सवाल कोई कुछ पूछता क्यों नहीं है, सरकार से ये सवाल कोई मीडिया में क्यों नहीं पूछता कि चाइना के ऊपर प्लीज लेट अस नो व्हाट इज द रियल पोजीशन, असल पोजीशन क्या है? क्योंकि वहां के जो शेपर्ड्स हैं, मैं सिर्फ, बाय द वे जरा ध्यान से सुनिए, मैं सिर्फ लद्दाख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की भी बात कर रहा हूं। वहां पर भी वही स्थिति है, क्योंकि आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से बहुत लोग आते हैं जो यहाँ मुंबई में हैं, जो ब्यूटी पार्लर वगैरह में काम करते हैं। उनसे अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि चाइनीज आर्मी जब चाहे अंदर घुसाती है यार हमारे गांव के। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। सो व्हाट इज गोइंग ऑन? नासिर साहब बताएं। आपने बॉम्बे में सुना है और दिल्ली में सुना है, हमने तो ये संसद के अंदर सुना है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि चाइना हमारे जमीन पे आ चुका है, हमारे खेतों पे कब्जा कर रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये रिकॉर्ड में है संसद के अंदर, तब भी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को नेशनल सिक्योरिटी पे बात करती है और देशभक्ति की बात करती है। तो कैसे बात करती है मुझे नहीं मालूम। उनकी एक ही टारगेट है कि ये नेशनल सिक्योरिटी को तोड़ दो, कौमों को लड़ा दो, एक कौम दूसरे कौम से लड़ने लग जाए, इसमें उनको मुनाफा हो जाएगा। वो कभी गंभीर से चाइना पे बात नहीं करते, क्योंकि मुझे याद है जब वो यूएस की वीजा नहीं मिलती थी तो वो हर वक्त चाइना चले जाते थे। कौन सा चाइना से उनकी दोस्ती है मुझे नहीं मालूम। कई बार आरएसएस के लोग चाइना से वहां जाके ट्रेनिंग लेते थे, कौन सा ट्रेनिंग लेते थे वो बताना चाहिए। कौन सा एग्रीमेंट साइन करके वहां आते थे कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनेंगे, हम दुनिया की सबसे बड़ी ये बनेंगे, क्या थे वो बताना चाहिए। कौन सा वो एग्रीमेंट था चाइना का? आखिर क्यों अपनी लाले आंख क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों नहीं उनको डराने धमकाने का काम करते हैं? क्यों नहीं? पर आपकी जुबानें सूख जाती है, आपकी धड़कनें रुकने लग जाती है जब चाइना का नाम ले दो, क्योंकि आपकी खौफ है उसकी। मुझे नहीं मालूम ये कौन, हमने तो लड़ाइयां लड़ी है चाइना के खिलाफ, हमने उनसे जमीनें छीनी है, सिक्किम इसकी गवाह है, आप जानते होंगे। हमने जमीनें छीनी है उनसे, तो हम पे नेशनल सिक्योरिटी की और हमसे देशभक्ति की कोई बात ही ना करें। हमसे बड़ा देशभक्त कोई हो ही नहीं सकता। हमने इस देश के लिए शहादत दी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पता नहीं आपके पास ये जानकारी है या नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अभी भी जो आपने लिस्ट बनाई दिखाई, जो आपने सुनाई, उसमें 3 बहुत बड़े मिलिट्री कंटोनमेंट हैं, 2 आर्मी कंटोनमेंट हैं और एक एयरफोर्स का कंटोनमेंट। एयरफोर्स कंटोनमेंट इज ऑफ कोर्स एट पठानकोट, उरी, नगरोटा। इन 3 मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पर पहली बार टेररिस्ट अटैक्स हुए। आपको याद आता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कभी भी आर्मी कंटोनमेंट पे कभी अटैक हुआ? मुझे याद नहीं आता, आपको याद आता है तो बताएं। मुझे नहीं याद है, और मैंने ये पढ़ के भी बताया पुलवामा पे कहाँ पे हुआ, कहाँ मैं ये 3 कंटोनमेंट्स की बात कर रहा हूं। और पठानकोट में हमें इल्म नहीं है कि हमारे राज्य में हुआ है, इसलिए मैं उस पर नहीं बोल सकता, मुझे इल्म नहीं है। और एक और सवाल, एक सेकंड पूरा जवाब दे दें इकट्ठा। कांग्रेस के कार्यकाल में कभी भी प्रदीप जी आपको याद हो, आपको अगर याद हो तो आप बता दें। आई एम एन ओल्ड जर्नलिस्ट, एज यू नो, माय हेयर इज गॉन व्हाइट, मे बी माय मेमोरी इज फेडिंग। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में कभी पाकिस्तानी आईएसआई को इनवाइट नहीं किया गया ये देखने के लिए कि यार ये पठानकोट का जो अटैक है आप ही लोगों ने किया, जरा आके देख लो। कांग्रेस के कार्यकाल में आपने कभी इनवाइट किया पाकिस्तानी आईएसआई को? सर नासिर साहब। सर ये हम तसव्वुर में भी नहीं सोचते कि हम उन्हें बुलाएंगे, तो इसका हम जवाब क्या दें? हम तसव्वुर और ख्याल में भी नहीं होता। हमारे वो एनिमी है, हम उन्हें अपने दुश्मन मानते हैं। हम उन्हें मानते हैं कि वो हमारे लोगों पे कितने अटैक किए हैं, हमारे लोगों की जाने ली, हमारे जवानों की जाने ली है, हमारे दिल्ली में ब्लास्ट में जवाने गए। हम उन्हें कैसे बिरयानी खिलाने के लिए बुला सकते हैं कि आओ तुम देख के जाओ? हम उन्हें अपनी खुफिया चीज कैसे साझा कर सकते हैं? वो भी आर्मी बेस हम उन्हें दिखाएंगे? ये कांग्रेस की देशभक्ति है कि हम अपनी चीजें नहीं दिखाते। ये कौन सी देशभक्ति है भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम है।
तो मैं बोलते ना, ये इन्हें देश से मोहब्बत नहीं है, इनको किसी चीज से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ एक कॉमनल है, ह्यूमैनिटी को बिगाड़ना है, एक कॉमनल वाद को बिगाड़ना है, मोहब्बत जगाना है। हम मोहब्बत के लिए लड़ते हैं, हम लोग मोहब्बत को जानते हैं, हम सेकुलर लोग हैं, हम सारे लोगों को लेके चलते हैं। आज देख लीजिए ना, महिलाओं पे, दलितों पे आए दिन अत्याचार, उस पर ये लोग बात नहीं करेंगे, कभी अपने घोटालों पे बात नहीं करेंगे, जितना लूट मचा रखा है ये बात करेंगे, इधर की उधर की, क्या बात करते हैं मुझे मालूम नहीं, कुछ मुद्दों पे बात ही नहीं है इनकी। जातीय जनगणना, नाजिर हुसैन साहब, राहुल गांधी जी का कहना है कि वी विल इम्पोज इमीडिएटली ऑन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट द कास्ट बेस्ड सेंसस। राहुल गांधी जी का कहना है, he says the disparities are immeasurable, इतना बड़ा डिस्पैरिटी हो रहा है। सोशल एम्पावरमेंट ऑफ ओबीसी, आदिवासी, ट्राइबल्स, राहुल गांधी जी का कहना है बिहार में जिस प्रकार कास्ट सेंसस हुआ 84% ओबीसी, एससी, एसटी, और एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, राहुल गांधी जी ने पूछा इस रूम में कितने ओबीसी है, एक हाथ उठा नहीं, कितने एससी है एक हाथ, कितने आदिवासी है, कुछ हाथ उठा नहीं है। तो बोले कि मैं इस सोशल एम्पावरमेंट के लिए लड़ रहा हूं कि आपको खुद मालूम नहीं है कि कितने हैं। तो पर बीजेपी आज जिस प्रकार से कह, बीजेपी का कहना है कि 60 साल में आप तो कुछ किए नहीं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किए, कांग्रेस 60 साल राज कर रहे थे आउट ऑफ 75। बोले कि वीपी सिंह के साथ बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट ने 27% मंडल कमीशन को लाया, बीजेपी इज टेकिंग क्रेडिट फॉर दैट विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ जो गवर्नमेंट सपोर्टेड था, दैट हैज बोथ द 20% 27% मंडल, नॉट द कांग्रेस। तो ये आप कैसे लोगों को समझाएंगे कि यू आर रियली कंसर्न्ड अबाउट ओबीसी, एससी, आदिवासी एंड ट्राइबल्स? नासिर हुसैन साहब, ये भी एक बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि ये 1979 से मंडल की डिमांड उठी और लगभग मुझे लगता है, मुझे थोड़ी याद नहीं है, तो 92 या 93 के आसपास ये मंडल कमीशन लागू हुआ। शायद मुझे ईयर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 92 में हुआ या 93 में हुआ, आसपास इसी के आसपास में ये मंडल कमीशन इनकी 27 लागू हो गया। 79 से ये बनना शुरू हुआ। तो ये रोहिणी कमेटी का भी रिपोर्ट एक आया था तो चंद दिन पहले, तो उसमें यही था ना, जो जातियां है 27% रिजर्वेशन जो है, वो क्या 27% सच में ओबीसी को मिल रहा है? तो हम लोगों ने डेटा देखा तो सिर्फ 5 से लेके 12% तक ही उनको, सिर्फ ओबीसी को अभी तक रिजर्वेशन है, उनको ज्यादा मिलता नहीं। पर राजीव गांधी का सपना होता है ताकि इन लोगों को रिजर्वेशन मिले, मंडल लोगों को मिले, कमंडल को, पर मंडल कमंडल की आग तो इन्होंने लगाई थी ना ओबीसी में, इन्होंने जातियों को लड़ाया था, तो मंडल कमंडल करके इनको सत्ता में तो आना था। मोरारजी देसाई थे, बीपी सिंह थे, सभी थे, इन लोगों ने मंडल कमंडल की आग जब देश में लगाई, तो आज ओबीसी के समाज को वो हक क्यों नहीं मिला, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। तो इनको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि जातियों की लड़ाई हमने नहीं छेड़ी थी, अब हमने एम्पावर की बात की है कि ओबीसी समाज को उनकी जो हक है वो मिलना चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? जाति जनगणना बिहार ने किया तो पूरे हिंदुस्तान को आईना दिखाया, और बिहार से कुछ भी एक चलता है तो महात्मा गांधी ने भी आंदोलन की शुरुआत बिहार से ही की। तो उन्होंने जब ये यात्रा शुरू की तो आज देश में आजादी, आज हमने बिहार से ये जाति जनगणना उठी तो पूरे देश में आज इसकी बात हो रही है। तो ओबीसी समाज को मिलना चाहिए 27% रिजर्वेशन जो है, पर हाँ इसमें भी एक बड़ा पेच है कि कई निचली ओबीसी जो है, अपर ओबीसी को फायदा ज्यादा मिल रहा है, निचली ओबीसी को कम मिल रहा है। तो वो निचली, उन नीचे के जो ओबीसी है उनको भी एम्पावर किया जाए, वो भी मेन स्ट्रीम में आए। तो इसमें क्या गलत है? ओबीसी को उनका हक मिले तो क्या उन्हें मिलना चाहिए? क्यों इनको पेट में दर्द है? ओबीसी के वोट से आप सत्ता में आते हो, ओबीसी के वोट से आज आप सरकार में हो, तो उस ओबीसी के समाज को आपको आज कुछ देने की बात आए तो आपको तकलीफ हो रही है, क्यों हो रही है? यही सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। आपने अभी कहा ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन सैकड़ों लोग थे, पर एक ओबीसी के लोगों ने नहीं हाथ उठाए, ना ट्राइबल थे ना दलित। आखिर क्यों नहीं वो स्ट्रीम में आ रहे हैं? इसकी कमी है। सिर्फ आप मेरे पे बिल फाड़ दो, मैं आप पे फाड़ दो, ये मसला नहीं है। मसले का हल क्या है? आप आज 9 साल से सत्ता में, तो क्यों नहीं ला? आप कहते हो ओबीसी के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा है, हमारे अरे अब जीत के आए हो तो आंकड़ा ज्यादा हो सकता है, मगर क्या वो सच में इतने परसेंटेज आ रहे हैं वो देखिए। ओबीसी को उनका हक दीजिए, पूरे जात में सेंसस कास्ट कराइए, कितने कौन है उनको मालूम पड़े।
आपको क्यों जाति जनगणना से डर रहे? तो लेकिन जातीय जनगणना कराई तो थी, आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने कराई थी भाई, कराया था 2011 का सेंसस पड़ा है ना, 11 का वो रिलीज क्यों नहीं कर रहे? पर वो दिखाना नहीं। देखिए अभी क्या हुआ, अभी आपको अच्छा सवाल निकाला आपने, 2011 का निकाला, कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा जी ने भी कराया था जी, वो भी ठंडे बक्से में छिपा कर रखा रहा। अभी उसको येदियुरप्पा जी बाहर ला रहे हैं, सॉरी सिद्धरामैया रमैया जी अभी बाहर ला रहे जी। हैं, तो अभी इनको समझ में आएगा, क्योंकि ये वहां भी डेटा छिपा लिया था। कुमार स्वामी जब थे वो भी बैठ गए भी छिपा कर, अब ये भी छिपा कर बैठ गए, जबकि जाति जनगणना कर्नाटक में हो चुका है, उसको सिर्फ शो करना है, वो नहीं कर रहे। अभी सिद्धरामैया जी उसको लाने वाले हैं, तो इनको भी वहां तक, तो अभी ओबीसी को पता चल गया कि ओबीसी की वोट चाहिए इनको, ओबीसी को इनको कुछ देना नहीं है, क्योंकि इनकी ये लोग घोटालेबाज लोग हैं ना, हर जगह घोटाला करते हैं। मेरे पास घोटालों का इतना सारा मैं लेके आया हूँ, शायद मेरे पास टाइम भी आपके पास नहीं होगा, नहीं तो मैं गिनती करूँ तो थक जाएंगे आप पूरी दिन। 25 पेज का है स्कैम इनका, इतने स्कैम है इनके सर, मैं कितना करूं, मैं लगता है 1 घंटा जाएगा पूरा शो में आपके इनके स्कैम में पढ़ना शुरू करूंगा। इतने स्कैम है इनके, कितने स्कैम गिनाओ हुआ। ये बोलते हैं कि हम सती हैं, मेरे साफ सुथरे लोग हैं। इतना बता दीजिए, क्या इन स्कैम्स पे, जैसे प्रदीप जी अक्सर बोला करते हैं और वो कोट करते हैं प्रियंका गांधी जी को कि भाई इतने मध्य प्रदेश के व्यापम स्कैम को ही ले लें, अरे भाई उसमें जो नॉर्मली सरकारी तंत्र जो हैं, जो हर एक के घर पहुंच जाते हैं, हो सकता है कि आपके भी घर पहुंच जाएं, कल सुबह हमारे भी घर पहुंच जाएं, सबके घर पहुंच जाएं, तो व्यापम स्कैम में अभी तक किसी के घर नहीं पहुंचे। ये क्या है, मतलब ये मैजिक ट्रिक है क्या है? 50 लोग मरे हैं, 50 पीपल हैव डाइड, और प्रियंका गांधी जी ने 250 घोटाले गिनाए मध्य प्रदेश के, 250 घोटाले 18 साल में। अभी मैं ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 4-5 घोटाले गिना देता हूँ, बड़े बड़े घोटाले। आपने बैपम का घोटाला लिया, कितने का घोटाला है प्रदीप भाई आपको पता है? 2000 करोड़ का। अवैध खनन घोटाला 50,000 करोड़ का घोटाला। ई टेंडर घोटाला 3,000 करोड़ का घोटाला। आरटीओ घोटाला 25,000 करोड़ का घोटाला। शराब घोटाला आप देखिए कितना, शराब घोटाला में 86,000 करोड़ का घोटाला है। अरे यहाँ कन्यादान घोटाला भी कर दिया, शादी घोटाला भी कर दिया। ये क्या है कि लड़कियों के जो कन्यादान में जो थोड़े बहुत दहेज ये देते होंगे उनको गिफ्ट के रूप में, तो वहां पे नकली शादियां करा दी, लड़का लड़की बैठा के 150 लड़कियों को बैठा दी, वो पैसा अपने घर ले गए सामान। ये भी घोटाला है। तो इनकी इतनी घोटाले किए हैं इन्होंने, कन्यादान, लड़की दान, महाकाल लोक घोटाला, बिजली घोटाला, कम घोटाला है इनका। इतने घोटालेबाज लोग हैं ये, झूठ बोलने में बोलते हैं राम को, ऐसे लोग राम को मानने वाले लोग होते हैं जो इतने पैसे खा गए। ये रामराज है, ये जंगल राज बना के रख दिया है इन लोगों ने। पता है ये बिजली घोटाला में 94,000 करोड़ का घोटाला, सिर्फ एमपी का बता रहा हूं सर ये जी, और कोई पूछने वाला नहीं है। और ये ईडी, सीबीआई और ऑपोजिशन तक पहुंच जाती है। ठीक है, पहुंचो, अगर हम गलत हैं हमें गिरफ्तार करो, जेलों के सलाखों में डालो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर आप न्यूट्रल रहो, आप सही से जांच करो, आप उनके पास भी जाओ। आज भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों पे लीजिए, चलिए भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, जो दूसरे दल से उनके दल में आए, अजीत पवार जी हैं, क्यों नहीं जाते? नारायण राणे क्यों नहीं जाते? हसन मसरूफ क्यों नहीं जाते? क्यों खामोशी हो जाती है यहाँ पे आके? नासिर साहब, हेमंत बिश्व शर्मा क्यों नहीं जाते हो? यहां क्यों डर लगता है आपको? ऐसे तमाम नेता के नाम मैं गिना सकता हूं जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई का इंक्वायरी चल, आज सारे लोग खामोश। आज सिर्फ आप ऑपोजिशन तक जाने का काम कर रहे हो, उन तंत्र के पास पहुंचने का काम नहीं कर रहे, जिनका नाम आप दिन रात, इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री भी लिया करते थे, आज वो भी खामोश है। ये लोकतंत्र है कि एक ईडी, सीबीआई से आप देश की सरकारें चलाओगे? ये लोकतंत्र है? ऐसे लोकतंत्र को लोकतंत्र कहते हैं तो मैं ऐसे क्या बोल सकता हूं? नासिर साहब, नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बीजेपी कर रहे हैं आपको एक्सपोज करने के लिए। नए टेक्नोलॉजी, भूपेश बघेल का जो स्कैम्स है उसको उजागर करने के लिए एक क्यूआर कोड निकाला है बीजेपी ने। क्यूआर कोड, आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, तुरंत भूपेश बघेल जी के छत्तीसगढ़ में कितने भी घोटाले किए वो पूरे एक साथ बाहर निकलेगा। उसका नाम, ऐप का नाम है भूपे। तो ये हाईटेक टेक्नोलॉजी बीजेपी का, और आगे जाके वो जिस प्रकार से
राहुल गांधी जी को रावण के अवतार में पेश किया। ये एक बहुत चिंताजनक चीज है जिसमें आपके पूरे कांग्रेस ऑन द रोड, ऑन द स्ट्रीट, हर पूरे देश में विरोध किया। आप प्रोटेस्ट किया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि बोले ये बहुत निचले स्तर पर आप राजनीति कर रहे हो कि रावण का तुलना और राहुल गांधी जी को दोनों को कंपेयर करना। तो क्या सचमुच वाकई में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल समझ सकते हैं, बट रावण के वेशभूषा में राहुल गांधी जी को और बीजेपी करना क्या ये ठीक है? देखिए, आपने मुखिया जी के बारे में बोला QR कोड लेके आते हैं। मैं कह रहा हूं अभी भी तो ईडी, सीबीआई, तमाम जितनी संस्था है वो आपके कंट्रोल में है। आपको भाषण देने की जरूरत नहीं है, आपको इंक्वायरी करने की जरूरत है तो आप कोर्ट में साबित करो, पटल पे लेके आओ, आप एलिगेशन मत लगाओ। और हम जो कह रहे हैं ये तो कोर्ट के पटल पे भी है, आप इस पे फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हो? कितने एलिगेशन आपने गिराए? आप सिर्फ चुनाव में आके मुद्दा बनाने का काम कर रहे हो। अगर वगैर साहब है तो जनता है वहां पे, जनता इसकी फैसला करेगी, जनता इसका हमें रिजल्ट दे देगी। मगर आपने रावण की बात करी है तो ये इनके पेट में, इस पर जरा जवाब देता हूं। रावण कहते हैं आप, जो इंसान 4,500 किलोमीटर इस देश के लिए चला हो, महिलाओं के लिए चला हो, ट्राइबल के लिए चला हो, दलितों के लिए चला हो, आदिवासियों के लिए चला हो, आम हमारे आप उन सब के लिए चला हो, मजलूमों गरीबों की आवाज चलाओ, इसे आप रावण कहते हो? उन कार ड्राइवर को देखिए, बस ड्राइवर को देखिए, ट्रक ड्राइवर को देखिए, कारपेंटर्स देखिए, मैकेनिक्स देखिए, होटल्स देखिए, जहां भी जाइए राहुल गांधी उनके साथ पहुंच के खड़े हो जाते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाते हैं, उनके दुख और दर्द को समझते हैं, उनकी दिल की बात करते हैं, उसे आप रावण कहते हो? उस गांधी को आप रावण कहते हो जो आपके सवालों के, उनके सवालों से आप भाग रहे हो? उस राहुल गांधी को आप बोलते हो जिनकी सदस्यता छीनने का आपने नापाक काम किया? उस राहुल गांधी को आप रावण कहते हो जो आपके रोज रात आपसे सवाल पूछ रहा है कि मजलूमों को हक दो, गरीबों को हक दो, किसानों की हक दो, किसानों की आय दुगना करो? आप नहीं सुन रहे हो। आप अडानी के घोटालों पे बात उठा रहा है तो आपको रावण कहते हो, क्योंकि अडानी के रिश्ते को आपको दिखाने का काम कर रहा है तो आप उन्हें रावण कहोगे? ये देश चलाओ क्या? आप मुद्दों की बात मुद्दों से होती है, सवालों की बात सवालों से होती है। आप जवाब देने का हक नहीं है तो आप किसी को रावण बना दोगे? ये इंसानियत है, यही रामराज है, इसी को रामराज कहते हैं। ये राम को भी धोखा देंगे। मैं कहता हूं ये राम के नाम पे वोट मांगने वाले लोग रावण को ही पूछते होंगे, मुझे लगता है, इसीलिए उनको रावण सब। तभी तो कहता हूं इनको रावण भी दिखता है, मुगल भी दिखता है, और इनके राम नहीं दिखता है। इनके मुंह से कभी राम नहीं आएगा। जब भी नाम आएगा तो मुगलों का नाम आएगा, जब भी नाम आएगा तो रावण का नाम आएगा। इसलिए बोलते हैं ये रावण प्रस्त लोग है। इसलिए हम मैं ये जानना चाहता हूं आपसे नासिर साहब, जब भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से बात होती है या नेता से बात होती है ऑफिशियली, मतलब अनऑफिशियली क्या बात होती है उसके बारे में तो जिक्र करना फायदा ही नहीं है, क्या बात करें उसके बारे में, तो हमेशा कांग्रेस की ही बात करते हैं। पंडित नेहरू से शुरू करते हैं, सोनिया गांधी जी तक आते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह तक आते हैं। तो आज की बात कोई क्यों नहीं करता है? मतलब बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं यार, बहुत अच्छे काम किए हैं, वो तो बोलते हैं ना हमारा 9 साल बेमिसाल इतना बड़ा वो है, पर हमेशा ही आप और तो और छोड़िए, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा ही कांग्रेस की ही बात करते हैं। क्या आर दे ऑल इन लव विद द कांग्रेस? ये सब लोग कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या है ये मतलब? देखिए क्या होता है कि कांग्रेस, जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता है तो आप किसी दूसरे पे छिटा करके निकल जाओ। आपके पास जवाब नहीं होगा तो आप इधर उधर की बात करो। कांग्रेस की बात करते हो तो कांग्रेस की तरह बन के देखो। कांग्रेस ने जितनी आप सरकारी कंपनियां बने उतनी कंपनियां बनो। कांग्रेस से मुकाबला करना है तो उनके मुकाबले के इतना खड़े होकर देखो। कांग्रेस के बराबर आना है तो उतनी सरकारी कंपनियां बनाओ, लोगों को नौकरियां दो, किसानों की आय बढ़ाओ, स्कूल्स बनाओ, कॉलेज बनाओ, IIMs बनाओ, एम्स बनाओ। ये सब आप वो सब नहीं कर सकते हो ना। तो कांग्रेस ने जो चीजें बनाई है उसे सिर्फ आप बेच रहे हो, उसे बेच के आपको मालूम हो रहा है, इसलिए आप कांग्रेस पे इल्जाम लगा सकते हो ना।
हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स क्यों नहीं सुधर रहे, तो आप बात करते हो कांग्रेस की। हम बोलते हैं नांदेड़ में बच्चे क्यों मर रहे हैं, तो आप बात करते हो कांग्रेस की है। हम पहुंचते हैं कि औरंगाबाद में बच्चे क्यों मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में दवा नहीं है, तो आप हम पे बात करते हो। हम बात करते हैं नागपुर की कि वहां बच्चे क्यों मर रहे हैं, वहां हॉस्पिटलों की हालत क्यों बदतर है, तो आप बात करते हो कांग्रेस की। अरे आप कांग्रेस से बात करने से बेहतर है कि उन हॉस्पिटलों की तकदीर बदल दो, उन हॉस्पिटलों की हालात बदल दो। वहां जो पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, उन कमी को दूर करो। वहां जो मेडिकल नहीं है, मेडिकल के सामान लाओ। मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन का सामान लाओ। आप कांग्रेस पे छीटा करने से क्या होगा? कांग्रेस ने अगर गलती की है, उसकी सजा जनता देगी। हमने काम किया होगा, जनता देगी। हम जनता पे भरोसा करते हैं, इन्हें अपने काम पे भरोसा नहीं है, इसलिए हम पे कर। आपके पास गिनाने को कुछ नहीं है, आपको बताने को कुछ नहीं है, इसलिए हम पे एलिगेशन। हमसे मुकाबला करना है तो कांग्रेस जैसा काम करो। मैं आज भी बोलता हूँ। नासिर साहब, करीबन 300 किलो एमडी मेफेड्रोन मुंबई नासिक में पकड़ा गया। मुंबई पुलिस के ऑपरेशन थे। नाना पाटोले जी कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें करंट सरकार के बहुत सारे दिग्गज नेता इसमें इन्वॉल्व है। जहां नासिक में ड्रग्स बनाने वाला फैक्ट्री था, मेफेड्रोन एमडी बनाने वाला फैक्ट्री बना था, और वहां से एक्यूज जो थे हॉस्पिटल में एडमिट था और हॉस्पिटल से भाग भी गया। आज नाना पाटोले जी, सीनियर कांग्रेस आपके महाराष्ट्र के अध्यक्ष, उन्होंने भी आलोचना किया है। सुषमा अंधेरी जी ने, संजय राउत जी ने आलोचना किया है कि यहां के मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है इस ड्रग ट्रेड में, बिकॉज एक छोटा अमाउंट ने 300 करोड़ का ड्रग पकड़ा है। और जिस प्रकार से वो भागा वहां से, पाटिल जो है, जो एक्यूज्ड पाटिल है, तो उनका पूरा रिकॉर्ड और डिटेल्स निकालने पर मालूम था कि हैबिचुअल क्रिमिनल है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, और उनको सपोर्ट है हाई एंड माइटी सरकार में जो है। तो ये क्या एक चल रहा है ये महाराष्ट्र में? अब तक हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, मगर अभी ड्रग्स और इस चीज में भी जो नाम आ रहे हैं सरकारी लोगों का, कैसे देखते हो अब नाना पाटोले जी जिस प्रकार से वर्णन किया? मैं तो हैरान हूं, आपने जो सवाल किया, भाग गया और यहाँ की कानून सोई हुई है। कोई गुनहगार इतना 300 करोड़ का ये ड्रग्स ले और ये करे और वो भाग जाए, कि कानून की विफलता नहीं है तो क्या है? आखिर किसको बचाने के लिए उसको भगाने का काम किया है? कौन से वो मिनिस्टर है जो उसके साथ मिले हुए थे? ये बात तो अभी आज भी चंद दिनों की बात है। वो कौन लोग हैं जो उसको मदद कर रहे हैं? आखिर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की सरकार, शिंदे साहब को, देवेंद्र साहब को बताना चाहिए वो किसको बचाने के लिए उसको भगाने का काम कर। तो ये सवाल हमने उठाया है और ये पूरे महाराष्ट्र में आज ये सवाल मुद्दा है। मुझे लगा था ये मुद्दा आएगा या नहीं पता, आपके क्वेश्चन में आया, बहुत बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया इसके लिए। पर ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ये किसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं? कौन है वो लोग? कौन है आज का हेल्थ मिनिस्टर? कौन है? आज सबको जानने का हक है इस देश में। महाराष्ट्र के लोगों को क्यों उसको भगाया, किसकी फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं? तो ये बहुत जल्दी ये खुलासा होगा, चंद दिनों में खुलासा होगा। क्योंकि अभी हमारा, आपको मालूम है, पूरे महाराष्ट्र में हमारा आढावा बैठक चालू है, तो सारे हमारे नेतागण थोड़ा बिजी है। अभी 2 दिनों में देखिएगा, इसके ऊपर बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे भाव आ रहे हैं, इससे होता है। जी नासिर साहब, that's just about it for today. Thank you so much, sir, for joining us. Always a pleasure talking to you. Sir. It is always a great pleasure having such a handsome young man on our show who is so articulate and so balanced. So and I hope to see him very soon, either in the assembly or in parliament. That will be wonderful. Sure. Right, Nasir Sure, Saab, sir. thank you very much. Namaskar. Namaskar. Thank you, sir. Thank you so much. Well, that's just about it as far as Mr. Nasir Hussain is concerned, and he was very articulate, very straight. And if you notice, he actually made that distinction which Mr. Kharge made this morning. Exactly, sir. That listen, do not equate Hamas with Palestine. Hamas is a terrorist organization. Palestine is a state that we support in the sense that Palestinians need their own state. That's it. Now these two are different. अब ये अगर कांग्रेस जो है इस डिस्टिंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हर जगह पे एक्सप्लेन कर ले, तो मुझे लगता है सबके लिए बहुत अच्छा होगा, very frankly speaking. And clear, the spokesperson also said that he denounces the Hamas attacks. Yes. It's a terror strike. It's a terror attack and cannot be supported at any cost. We denounce it. I mean, that kind of statement And it is anti-Islamic. Bilkul, sir. Completely and totally anti-Islamic. Killing of innocent children, raping and killing of women, and killing old people.
and unarmed civilians is a terrorist attack. That's it. That's terrible. Absolutely terrible. And I'm very glad that the Congress has made the distinction. So unlike yesterday, today Mr. Nazar Hussain was very, very clear. Hamas alag hai, Palestine alag hai. I think finally the Congress has got its act together, because they must have realized the kind of backlash that their statement has got yesterday, I think. Right, and that is just about it. I hope, one other thing that I think we need to talk about a little bit over here, Pradeep ji. You know, we are very vulnerable in the sense that जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, we should be on very high alert. बिल्कुल. हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहना होगा कि इस किस्म का हमला कहीं हिंदुस्तान के किसी हिस्से में ना हो जाए. Because you never know. Because they have roots everywhere. As you are so fond of quoting General Musharraf's book, that you know, on all over South India we've got enough sleeper cells all over the place. तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे intelligence network, security network has to be really on high alert, because we have to be sure that our people are protected. Now, this kind of attacks is unexpected. You know, you have 7,500 missiles being rained into one particular region, area or small place, country, whatever it is. At the same time, then you have suicide bombers parachuting into the country, into the state, into the city, wherever it is. And they have got only one intention: to inflict terror activities, to kill people. To kill Jews, destroy Israel. Yes. So this kind of a thing can happen anywhere, and That's especially right. in India. That's because right. we But what I'm shocked at is, like, for example, in Australia, there was this demonstration in support of Hamas, and they were actually saying stuff like "gas the Jews." Now you remember Adolf Hitler and Himmler. They actually gassed about 5 million Jews to death in concentration camps. 50 लाख यहूदियों को पॉइजन गैस से मारा गया, और आज आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में, गैस द जूस. अरे आपको अगर फिलिस्तीन से इतनी मोहब्बत है तो आप जाइए ना वहाँ पर. वाई यू स्टेइंग इन अ वाइट कॉकेशियन कंट्री? आप अमेरिका में क्यों रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्यों रह रहे हैं? जाइए वहाँ रहिए. दिस इज समथिंग विच इज वेरी स्ट्रेंज. ये विडम्बना क्या है प्रदीप जी? that is what you said is right. If you love a country and people, you should be staying there. Not You should be staying there. Fight for them. Or create protest in support of them. Fight So for them. it's London में. It's a wider network, a big umbrella that is working where this particular cause is concerned, where you have a toolkit being spread out everywhere and everybody blindly follows it. I remember one interview when you did a Zakir Naik interview, and people who have not even seen the program were in it, just following the toolkit that you need to appreciate this program or send your compliment for this program. So, We got over 50,000 SMSs. बिल्कुल सर. और आपको याद होगा, हम लोगों ने 3-4 लोगों को फोन किया सामने से. हम कहा यार हमारा चैनल यहाँ भी दिख रहा है, इसका मतलब कोयम्बटूर में, हैदराबाद में का. तो वहां से लगा नहीं भाई नहीं, हमें दिखा नहीं, हमें बोला गया कि ये SMS भेजना है. So I said wow. So they are just blindly following the toolkit that is given to them, that you need to do this. You need to act in this particular way. And Pradeep ji, look at the swiftness with which the whole thing happens. Exactly. Look at the speed. एकदम फौरन, everybody is ready. खट एकदम मैसेजेस भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन भी हो जाती है, पोस्टर भी प्रिंट हो जाते हैं, बैनर भी प्रिंट हो जाते हैं, और लोग भी बाहर आ जाते हैं. So this particular group all over the world had probably information that this is going to happen. Yes. And immediately after Hamas enters and still inflicts its terror strike, and then immediately after that, to stop the retaliation or to see that retaliation is not the worst kind, you have these toolkits operating all over the world. All over the world. And supporting Hamas, supporting people Yes, who have actually cut off the heads of little children. Exactly. 2-year-old and 3-year-olds being beheaded. Some people, These guys call them freedom fighters. and some people call it in disguise that we are supporting Palestine. Yes. But they don't denounce Hamas. They don't But I'm denounce very Hamas. glad they've denounced Hamas today. Congress has denounced The Congress, Hamas. yes, Congress as a party has Yes. denounced it, because they had to make the thing very clear, because it was, Yes. as you said, it was clearly coming that Congress is supporting a terror institution. Terror organization. Yes. So, ये जो है, if you ask any Palestine lover,
He will not talk about the terror attacks on Israel. But hold a minute. Day before yesterday, when the attacks took place, I think some channel interviewed Shashi Tharoor. And Shashi Tharoor said, Hamas cannot be called a terrorist organization. That's what Shashi Tharoor said. Has he lost it? He actually said it. After videos released by Hamas itself of their terrorists killing little children, infants, raping women, killing them after raping them, and then raping their dead bodies, And killing old people, Mr. Shashi Tharoor says, Hamas is not a terrorist organization. crowd spitting on bodies. Yes. Crowd spitting on bodies, people who are hurt, unconscious. उनपे थूकना, उनके अलग-अलग, cursing them. Now, and probably they were not Israelis also. They were foreign nationals. Yes, that German girl, for example. German girl. And look at the way this entire crowd come, paratroopers come and gun 200 people of students who were got together. 260 people at a And music concert. And how can anybody think of supporting these people? How can You anyone- slaughter small infants' neck. You Gee. slaughter them. And you got people supporting them. Awful, disgusting. Anybody who supports any of these people, you're not even human. You are not even human. आप इंसान भी नहीं। अगर आप उनका समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चों की गर्दन ज़िबा करी है, बच्चियों का बलात्कार किया है, आप इंसान नहीं हैं साहब। This is terrible, absolutely terrible. I mean, you can have your, but my point is right now, for example, right now, I mean, this whataboutery has to cease. आज की तारीख में हामस ने हमला किया, आतंकवादी हमला किया, जिसमें ये सब हुआ, जिसका वर्णन अभी हम लोगों ने किया। उसके अंदर आप फिलिस्तीन का सवाल आज क्यों ला रहे हैं? मेरा ये कहना है मतलब क्या है? You support Palestine, fine. So you have to condemn Hamas and leave it at that. We condemn this terrorist attack. Matter is over. But we support Palestine. Why do you have to say connecting that? all those things together. So why do you have to say that? I still don't understand. In effect, you are justifying the Hamas attack. What for? Well, makes one's blood boil. It is like somebody coming I hope along. in the coming days, especially on Friday, you don't Which is see tomorrow. a kind Which is day after tomorrow. a kind of atmosphere in India. Yes, where which used to be people there earlier. are coming out and supporting the act of Hamas. And they will not come in disguise that we support Palestine. I hope If they denounce, I hope the government is conscious of that. कि मस्जिद से इस किस्म का मैसेज नहीं आना चाहिए साहब। अगर आ गया तो यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो सकती है, याद रख लीजिए। I hope it doesn't happen. I hope people are sensible and don't even talk about this. I hope it happens. That everybody gets a lot of sense. और मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, जहाँ तक फिलिस्तीन का सवाल है, जहाँ तक ये हमास का सवाल है, वो तुम्हारी बुआ का घर है, वो तुम हिंदुस्तानी हो ना, इंडियन हो ना। यहाँ पर अगर कुछ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मणिपुर में हुआ है, उसके ऊपर आप प्रोटेस्ट करें, वी आर टोटली विद यू, एब्सोल्युटली। लेकिन व्हाट हैपेंस इन पैलेस्टाइन, व्हाट डू यू हैव टू डू अबाउट इट? हाउ डज इट कंसर्न यू? I still don't understand. Don't we have enough issues of our own? ये भारत देश है भाई, अगर आप भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो आपको क्या लेना देना कि उधर क्या हो रहा है? This is like, I don't know what to say. I really don't know what to say. Anyway, I hope peace prevails. And as Pradeep ji said, I hope nothing idiotic happens this coming Friday. Let's hope. Right, we do have a few comments. In the meantime, if you like this channel, please do subscribe to it. आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो जो कुछ भी आपने देखा हो, and do respond. Do please send in your comments. Let's take a look at some of the comments which have come in. Can we have them on, please? Rahul Gandhi very clear on Palestine. MashaAllah, salamat raho. Gayasuddin 9604. Gayasuddin 9604 on Nizamuddin Rain Saab. सदाकत न्यूज़ नेटवर्क, वेरी नाइस न्यूज़ कवरेज, ऐसा इन्होंने कहा है। अरे भाई 2-3 और भी तो कमेंट्स थे, इसी में थे, वो क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने? There were about 4 or 5 comments in this same show of Nizam Saab. I don't know why they have not put it on. Anyway, maybe
our chaps want to censor us. They But want anyway, to- they've all left it for tomorrow. all right. So do keep sending in your comments. आप अपने response भेजें. Both Pradeep ji and I will try and read out as many as possible. But that's just about it for tonight's show. आज के show में सिर्फ इतना ही. आप देखते रहे नेशन नाउ. We'll of course be back with you tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. जय भवानी. जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.